नमस्कार दोस्तों, मिशन जेपीएससी 2026 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप लोगों को पता है हम लोग पेपर 2 के एक-एक टॉपिक को हम लोग क्लियर करते जा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बताते हुए आपको हर एक टॉपिक को समझाया जाए बेहतर रूप से। आज हम लोगों का पहला टॉपिक का चौथा सब टॉपिक है मांझी परगना शासन व्यवस्था, जो कि संथाल जनजाति से संबंधित है। आप लोगों को बार-बार हर वीडियो में हम बता रहे हैं कि पेपर 2 का जो पहला टॉपिक है उसमें 7 सब टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें आज हम लोगों का चौथा सब टॉपिक है, जिसमें एक प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस सब टॉपिक से यानी मांझी परगना शासन व्यवस्था से कौन कौन से सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, मतलब जेपीएससी में कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं, बस वही देखेंगे। पहला जो सवाल था वो 2016 का था। संथालों की सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन होता है? प्रधान, मुस्तंजीर, परानिक और गुरैक। दूसरा सवाल है जो कि 2021 में आया था। संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को खलियाशान कहते हैं। मांझी, प्रमाणिक, नायके और प्रगणक। और 2024 के बैकलॉग में जो पूछा गया था जेपीएससी के, संथाल गांव में धार्मिक प्रधान कौन होता है? प्रमाणिक, नायके, जोग प्रमाणिक और जोग मांझी। और 11 to 13 जेपीएससी 2024 में ही जो हुआ था उसमें जो सवाल आया था वो था मांझी परगना शासन व्यवस्था में उप प्रधान कौन होता है? परानिक, जोग मांझी, जोग परानिक और गुड़ैल। तो इस तरह से आज हम लोग यहाँ पे इन सभी प्रश्नों के जवाब को ढूंढने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में आज जो भी आपको बताया जाएगा वो एक पेज के इस माइंड मैप में समराइज किया गया है। अगर डिटेल वाइज पढ़ना चाहते हैं तो ऐप में जाके आप ई बुक भी एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें लाइन बाय लाइन हर एक चीज को डिटेल वाइज लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं संथालों के बारे में। तो हम लोग जितने भी जनजाति पढ़ रहे हैं, खासकर अभी तक हम लोग मुंडा और उरांव के बारे में पढ़े हैं, तो उनका कैसे यहाँ पे आगमन हुआ या थोड़ा बहुत उनके बारे में हम लोग परिचय ले लेते हैं। उसके बाद उनके शासन व्यवस्था को जानने का प्रयास करते हैं। तो एक छोटे से परिचय में, ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि शासन व्यवस्था ही इसका कुछ लंबा चौड़ा है, तो अगर हम इसके परिचय में ज्यादा चले जाएंगे तो शासन व्यवस्था जो है वो थोड़ा सा और खींच जाएगा, इसीलिए हम जो है इसके परिचय को कम रखेंगे। तो यहाँ पे संथालों के बारे में बताया जाता है कि ये जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड समूह से है। हम लोग जानते हैं कि यहाँ की जितने भी जनजाति है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड के अंतर्गत ही आते हैं। अगर इनका भाषा देखा जाए तो भाषा जो है वो शांथाली है, और शांथाली जो है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक के अंतर्गत आता है। इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था उरांव के बारे में, और उरांव का जो मूल स्थान है वो बताया जाता है दक्कन, और इसीलिए उनका जो भाषा है कुड़ुक, वो जो है वो द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा, द्रविड़ भाषा जो है वो कुड़ुक है और मालतो है। बाकी जितने भी जनजातीय भाषा हैं वो सामान्यतः किसके अंतर्गत आती हैं? ऑस्ट्रो एशियाटिक के अंतर्गत आती हैं। और ये सवाल जो है आपका आया हुआ है। अब इनका भाषा है तो खुद का एक लिपि भी है, और ये लिपि जो है वो कौन है? ओल चिकी लिपि, जो कि पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा आविष्कृत किया गया था। और ये सवाल भी आपको पूछे गए हैं, जेपीएससी में नहीं पूछा गया है, जेएसएससी में पूछा गया है। और ओल चिकी लिपि का कौन सा शताब्दीय वर्ष जो है वो मनाया गया, वो आपको अगर कमेंट में बता सकते हैं तो बताइए, जिसमें द्रौपदी मुर्मू जो है, यहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो रांची आई हुई थी ना। चलिए, सबसे बड़ी व्यवस्थित कृषि करने वाली जनजाति के तौर पे जाने जाते हैं संथाल। अगर आप थोड़ा सा इसका परिचय दें तो आपको दामीन एकूह नाम का एक जगह जो है वो सुनने को मिला होगा संथाल परगना में, जिसमें अंग्रेज जो है संथालों को यहाँ पे बसाती है। एक्चुअली पहाड़िया जनजाति जो है उस क्षेत्र में रहती थी, राजमहल के क्षेत्र में रहती थी, और वो लोग खेती नहीं करते थे, धरती को अपना मां समझते थे और कहते थे कि हम इसमें हल कैसे चलाएंगे। तो वो लोग जो है खेती नहीं करते थे, और जब कभी अकाल वगैरह आ जाता था, सूखा वगैरह पड़ जाता था, तो मैदानी इलाकों में आते थे और लूटपाट करते थे। वहां गंगा नदी गुजरता था, साहेबगंज से गुजरता है, सॉरी, वहां से नाव गुजरते हैं, अंग्रेज के नाव गुजरते थे, तो उन्हें लूट लिया जाता था। या अगर कोई रास्ता से जा रहा है व्यापारी तो उन्हें लूट लिया जाता था इन पहाड़िया जनजातियों के द्वारा। तो पहाड़िया जनजाति का जो है को कृषि भी ये लोग सिखाते हैं अंग्रेज, और साथ ही साथ उनके अल्टरनेटिव या उनको दबाने के लिए संथाल को भी यहाँ पे क्या करते हैं वो लोग बसाते हैं। और इस तरह से हम लोग देखते भी हैं, अगर आप संथाल तिलका मांझी का विद्रोह देखिएगा, पहाड़िया विद्रोह देखिएगा, संथाल परगना का जो हम लोग जानते हैं हूल विद्रोह है, वो सारे विद्रोह सबको पढ़िएगा तो आपको पता चलता है शुरुआत में संथाल और पहाड़िया जो है उसके बीच में बहुत ज्यादा मतभेद नहीं था, लेकिन बीच में यहाँ पे मतभेद होता है, और इन दोनों के बीच भी एक तरह से हमको देखिए मतभेद देखने को मिलता है, यानी कि संथाल और पहाड़िया। और इससे मतभेद जो पैदा करने का काम जो करते हैं वो अंग्रेज ही करते हैं, लेकिन पहाड़िया जनजाति के लोग भी अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह करते हैं, और संथाल तो करते ही करते हैं, चाहे वो तिलका मांझी हो चाहे बाद के में सिद्धू और कान्हू हो।
तो इस तरह से यहाँ पे पहाड़िया जनजाति खेती नहीं करते थे, वो लोग टैक्स नहीं देते थे, तो ये लोग जो है संथालों को क्या करते हैं, बचाते हैं और संथालों को जमीन देते हैं और बोलते हैं कि ये जो पहाड़ी का अंचल है यानी दामिनी को है, उसमें जो भी जंगल है उसको तुम साफ करो, खेती करो और थोड़ा बहुत हमको कुछ सालों के बाद टैक्स देना। लेकिन यही टैक्स जो है वो बाद में बढ़ जाता है, लोगों का अत्याचार बढ़ जाता है, बाहर से महाजन आते हैं, वो अत्याचार करने लग जाते हैं। अंग्रेज तो टैक्स बढ़ा के अत्याचार कर ही रहे थे या दूसरे तरीके से भी अत्याचार कर रहे थे, और यही सब के कारण जो है 1855 में संथाल का विद्रोह होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि उरांव भी कृषक थे और एक तरह से कह सकते हैं संथाल जो है सबसे बड़ी व्यवस्थित कृषि करने वाले जनजातियों में से आते हैं। झारखंड में प्रवेश करने से पहले खैरवार कहे जाते थे ये संथाल, जिसमें संथाल, मुंडा, हो आदि दल थे। मतलब एक जो है मुख्य दल था। आगे जैसे जैसे वो लोग जो है बढ़ते गए वैसे वैसे विभाजित होते गए और अलग अलग जनजातियों के नाम से जाने जाने लगे। तो इस तरह से यहाँ पे संथाल, मुंडा, हो जो है कहीं ना कहीं इनके पूर्वज जो है एक ही थे, ऐसा यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं और शासन व्यवस्था की ओर चलते हैं। ये थोड़ा सा परिचय इसका हो गया, हम उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। डिटेल पढ़ना है तो आप ई बुक में पढ़ सकते हैं या कोई भी जनजाति का आपके पास किताब होगा तो उनका परिचय पढ़ लीजिएगा और भी आपको ज्यादा जानकारी मिल जाएगा। अब चलिए यहाँ शासन व्यवस्था के बारे में जानते हैं। और शासन व्यवस्था का जो सबसे छोटा इकाई होता है वो गांव होता है, और गांव का जो सबसे प्रमुख यहाँ पे आपका अधिकारी देखने को मिलेगा वो है मांझी। तो इस तरह से यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं गांव की ओर और गांव की जो अधिकारी है उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब मांझी है तो मांझी का जो काम होगा वो क्या होगा, प्रशासनिक और न्यायिक। आपको बताया गया था जो है पढ़ा पंचायत के बारे में, और वहां हम बताए थे पहाड़ जो होते थे उसको शुरुआत में आपका प्रशासनिक काम भी दिया गया था और न्यायिक कार्य भी दिया गया था। लेकिन जैसे जैसे कार्य में वृद्धि होता है, कार्य का लोड, काम का लोड जो है, वर्क लोड बढ़ता है, तो यहाँ पे महतो नाम का एक फिर से कह सकते हैं पद का सृजन किया जाता है, और जो प्रशासनिक अधिकारी है या प्रशासनिक अधिकारी का जो मुख्य है वो महतो को बनाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे आप जो है देखिए मांझी जो है वो गांव का प्रधान होता है। तो जैसे जैसे आप सभी शासन व्यवस्था को पढ़ते जाइए वैसे वैसे सबका तुलना करते जाइए तो पता चल जाएगा कि मांझी जो है उसमें क्या काम करता था और इसमें क्या काम करता था। यहाँ गांव का हेड ही क्या कहलाता है, मांझी। और इस जो शासन व्यवस्था का नाम भी क्या है, मांझी परगना शासन व्यवस्था। तो ये प्रशासनिक और न्यायिक दोनों प्रमुख होते थे। तो ये जो है न्यायिक कार्य को भी देखते थे और न्यायिक कार्य को भी देखते थे और प्रशासनिक कार्य को भी देखते थे। दोनों तो है ना न्यायिक जैसा ही दिखाया गया है, तो जैसा भी है ना समझ लीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव और जो जुडिशियल दोनों काम है वो मांझी ही देखते थे। अब गांव का, चूंकि गांव का हेड है ये मांझी, गांव का क्या होता है, हेड होता है। तो गांव का प्रतिनिधित्व चाहे गांव के अंदर करना हो या गांव के बाहर करना हो, कौन करेगा, गांव का जो हेड होता है वही करेगा। और गांव का हेड यहाँ पे कौन है, मांझी। तो गांव का प्रतिनिधित्व करता है चाहे वो आंतरिक और बाह्य दोनों हो। और चूंकि गांव का ये हेड है तो टैक्स लेने का भी अधिकार किसको मिलता है, तो मांझी को मिलता है। तो गांव के बाहर हो या गांव के अंदर हो, प्रतिनिधित्व यही करेगा। और टैक्स जो है वो कौन इंपोज करेगा, तो मांझी ही गांव में टैक्स क्या करते हैं, इंपोज करते हैं, लोगों से टैक्स लेते हैं ताकि गांव जो है बेहतर तरीके से चल सके। अब यहाँ पे देखते हैं इसके अधिकारी। यहाँ पे आपको दूसरे जनजाति के तुलना में ज्यादा अधिकारी को बताया गया है, ज्यादा अधिकारियों से परिचय करवाया गया है। तो आप एक एक करके सबको समझने का प्रयास कीजिएगा। इससे सवाल पूछा गया है, थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है, तो वो कंफ्यूजन हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो दूसरा जो अधिकारी आता है मांझी के बाद, वो दूसरा प्रमुख अधिकारी है प्रमाणिक, या इसी को प्राणिक कहीं पे लिखा हुआ है। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, जिसका हम डिटेल नोट्स में स्क्रीनशॉट भी चिपका दिए हैं, वहां पे जाके देखिएगा तो पता चलता है इसको लिखा गया है असिस्टेंट टू विलेज हेडमैन। तो जो विलेज का हेड होता है उसको ये असिस्ट करता है, यानी कि सहायता करता है। और ये PYQ में आया हुआ है, हम चलिए अभी आपको बताएंगे भी इसको, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा। मांझी की अनुपस्थिति में प्रमाणिक ही मांझी का काम देखता है, यानी कि यदि किसी काम से मांझी गांव से बाहर चला जाए तो उस समय जो भी मांझी का काम होता है, चाहे वो प्रशासनिक कार्य हो चाहे वो न्यायिक कार्य हो, दोनों कार्य को कौन देखेगा, तो प्रमाणिक देखेगा या प्राणिक देखेगा। किसी अपराध के मामले में दंड भी निश्चित करता है। तो चूंकि ये प्रशासनिक काम देख रहा है, न्यायिक काम देख रहा है, तो अगर कहीं कोई अपराध हो जाएगा तो वहां पे दंड का जो राशि तय किया जाएगा वो प्रमाणिक के द्वारा ही किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं गांव का जो उप प्रधान होता है वो मांझी के बाद सेकंड नंबर में कौन आता है, प्रमाणिक। तो ये होता है।
उप मांझी हम नहीं कर रहे हैं, उप प्रधान कर रहे हैं। मतलब हेड में अगर सबसे हेड है मांझी तो उसके नीचे जो पद आता है वो कौन आता है? प्रमाणिक। और यही चीज पूछा गया था और ऑफिशियल आंसर में भी प्रमाणिक ही दिया गया था। ये चीज को ध्यान रखिएगा, नहीं तो हम लोग कभी कभी क्या मान लेते हैं? उप मांझी मान लेते हैं कि उप मांझी गांव के उप प्रधान है। उप मांझी नहीं, वो मांझी के नीचे है और प्रमाणिक के नीचे और एक उप प्रमाणिक भी होता है, जो कि अभी हम बताएंगे। तो इस सवाल का जो जवाब है, जो पिछला जेपीएससी में पूछा गया था कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में उप प्रधान कौन होता है? प्राणिक होता है, जोग मांझी होता है, जोग प्राणिक होता है, गुणैत होता है। तो यहाँ पे प्राणिक होगा। क्यों? क्योंकि मांझी जो होते हैं वो गांव के हेड होते हैं और गांव के हेड को असिस्ट कौन करता है? प्राणिक होता है। अब उसके बाद जो निचला पद होता है, इसके बाद वो आता है जोग मांझी और प्राणिक के जो नीचे आता है वो आता है जोग प्राणिक। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और नहीं तो एक बार नोट्स को डिटेल वाइज पढ़ लीजिए, वहां और भी क्लियर रूप से यहाँ पे हम क्या कर दिए, यहाँ पे डिटेल वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पे हम लोग जो है प्राणिक के बारे में देख लिए। अब प्राणिक के बारे में देखते हैं, तो अगला जो पद है वो देखते हैं गुणाइत के बारे में, है ना। गुणाइत क्या काम करता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे इमेज देख के पता चल रहा होगा कि गुणाइत का क्या काम है। तो गुणाइत का अगर काम हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये मांझी का क्या होता है? सचिव होता है। तो हम देखें गांव का जो हेड होता है वो मांझी होता है। मांझी का सहायता करने के लिए, असिस्ट करने के लिए जो होता है वो प्रमाणिक या प्राणिक होता है। और मांझी का एक सचिव भी होता है, और ये चीज अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। अब कहिएगा हिंदी अंग्रेजी में क्या अंतर है? देखिए अंतर कभी कभी हो जाता है, क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट दिया हुआ है ना मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, वो अंग्रेजी में ही दिया हुआ है। कभी कभी उसी से पूछ लिया जाता है और उसका गूगल ट्रांसलेट किया जाता है। तो इंग्लिश वाला आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल जो है कभी कभी वहां से पूछे जाते हैं जो कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, और वही के आधार पे आपको क्या करना है? जवाब देना है। क्योंकि उसी के आधार पे आप कभी क्लेम करना हो सवाल को तो क्लेम कर सकते हैं। कोई गाइड बुक के हिसाब से आप क्लेम नहीं कर सकते हैं कि फलाना किताब में ये दिया है या हमारा नोट्स में ये दिया है तो हम क्लेम कर देंगे, नहीं होता है। हम जिस नोट से या ऑथेंटिक जो किताब है उससे बनाए हैं, वो ऑथेंटिक बुक को आपको क्या करना होगा? रेफर करना होगा। एग्जाम दीजिएगा ना, और जब क्लेम करना होगा तब ये सब बात आपको समझ में आएगा। मांझी के कहने पर गांव में बैठकी पर्व त्योहार के बारे में ग्रामीणों को सूचित करता है। तो नाम से ही, यहाँ इमेज से ही पता चल रहा है, ये सूचना पहुंचाने का काम करेगा जो भी मांझी यानी कि गांव के जो हेड होते हैं। अगर कोई सूचना गांव के लोगों तक पहुंचाना है, घर घर तक पहुंचाना है, तो वो गुणाइत के माध्यम से ही संथाल में पहुंचाया जाता है। याद रखिएगा। पूजा पाठ में खजांची का भी काम कौन करते हैं? तो गुणाइत करते हैं। यानी चंदा होता है ना, तो चंदा होता है तो उस पैसा का देख रेख जो करने का काम करता है वो कौन करता है? मांझी का सचिव, जिसका नाम क्या है? गुणाइत है। तो याद रखिएगा गुणाइत ये एक पद है। दूसरा है जोग मांझी। अब हम बताए थे कि मांझी के नीचे होते हैं प्रमाणिक, अगर मांझी नहीं है तो प्रमाणिक वो काम करेगा। तो गांव का प्रधान होता है मांझी, तो उप प्रधान कौन हो गया? प्राणिक हो गया। अब यहाँ पे जब निचला पद आएंगे तब आता है जोग मांझी। तो अगर जोग मांझी ऑप्शन में था तो ये देख के आपको मतलब कंफ्यूजन नहीं होना था कि नहीं मांझी हेड होता है तो जोग मांझी उसका क्या होगा? आपका जो है उससे छोटा पद होगा। उससे छोटा पद जो था वो प्रमाणिक ही था। ये जो पद है वो प्रमाणिक से भी क्या है? छोटा पद है। याद रखिएगा। डेप्यूटी विलेज हेडमैन, इसको उप मांझी के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। तो याद रखिएगा, वो फिर से कंफ्यूजन नहीं होइएगा, हम बार बार करें। ये थोड़ा सा वर्ड में कंफ्यूजन कर दिया गया है, यहाँ पे पद में हो जाता है कभी कभी कंफ्यूजन। हम फिर से बता रहे हैं, मांझी जो होते हैं वो हेड होते हैं, और मांझी को असिस्ट जो करता है, यानी कि उसके बाद जो सेकंड टॉप पोजीशन है वो है प्रमाणिक। ठीक है, इसका नाम है उप मांझी, लेकिन इससे बड़ा एक पद ऑलरेडी है जो प्रमाणिक है। वहां पे कहा गया ना मांझी नहीं रहेगा तो उप मांझी काम करेगा, या सॉरी जोग मांझी काम करेगा, ऐसा तो नहीं कहा गया। प्राणिक काम करेगा। वहां कौन करेगा? प्राणिक काम करेगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका अलग काम है। इसीलिए गांव का जो उप प्रधान माना जाएगा वो कौन है? प्राणिक ही माना जाएगा। प्रधान कौन है? मांझी। और उससे ये लोग निचले पद में आते हैं गांव का। और ये ऑफिशियल आंसर की के अनुसार भी बता रहे हैं, किताब में भी यही लिखा हुआ है। गांव के शादी विवाह का हिसाब किताब जोग मांझी के पास रहता है। तो शादी विवाह होता है तो उसका हिसाब किताब जो है वो जोग मांझी होता है। शादी विवाह के विवादों में जोग मांझी का निर्णय सुनाया जाता है। तो हिसाब किताब शादी विवाह से संबंधित यहाँ पे जोग मांझी रहते हैं। और इसी का जो है जो अगर शादी विवाह के मामले में कुछ भी अगर कोई हो जाता है तो जो निर्णय सुनाया जाता है वो किसका सुनाया जाता है?
ये ही जोग मांझी का सुनाया जाता है। आगे अगर डिटेल नोट्स में देखिएगा तो वहां पे हम लिखे हैं, या शादी विवाह में युवा लड़का और लड़कियों का भी नेतृत्व करता है, यानी कि शादी विवाह से संबंधित इसका काम जो है वो ज्यादा दिया गया है। तो यहाँ ये नहीं लिखा गया है कि अगर मांझी नहीं रहेगा तो उसके जगह में जोग मांझी काम करेगा, उसके जगह में कौन करेगा, प्राणिक करेगा। इसीलिए उप प्रधान जो है वो प्राणिक को बोला गया। अब प्राणिक के नीचे भी एक वर्ड है जोग प्राणिक, तो यहाँ पे यह है ना प्रमाणिक या प्राणिक, ये जो है उपजोग मांझी के तौर पे जाने जाते हैं। जोग मांझी की अनुपस्थिति में जोग प्राणिक ही कार्यभार संभालता है। तो देखिए वहां पे मांझी नहीं रहेगा तो कौन काम करेगा, प्राणिक। यहां जोग मांझी नहीं रहेगा तो कौन काम करेगा, जोग प्राणिक। तो याद रखिएगा वो दोनों बड़े पद हैं और ये दोनों उन दोनों पद से क्या है, छोटे हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं अगर ये जोग मांझी है तो ये नहीं रहेगा तो जोग प्रामाणिक काम करेगा, और वहां पे अगर ये मांझी था तो मांझी नहीं रहेगा तो कौन काम करेगा, प्राणिक करेगा या प्रामाणिक करेगा। तो उम्मीद करते हैं ये जगह क्लियर हो गया होगा, मेन यही जगह क्लियर करना था। अब चलिए, अब कोई दिक्कत नहीं है, भगदों पर जाना। इमेज देख के आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे वृद्ध जनों का एक क्या है, समूह दिया गया है विचार विमर्श के लिए। गांव के कुछ प्रमुख सज्जन, प्रत्येक टोला में 1 या 2 भगदो प्रजा होते हैं। तो टोला टोला वाइज, जिसको अभी हम लोग वार्ड कर सकते हैं, उसके अनुसार जो वहां के वृद्ध लोग हैं उनका एक क्या रहता है, समूह होता है। जो भी विवाद होता है गांव वगैरह का, ये लोग क्या करते हैं, निपटाने में सहायता करते हैं। अब आता है लासेर टेंगाए। अब यहाँ पे भी इमेज देख के आपको पता चल गया होगा कि डंडा और यहाँ पे ये सब लेके खड़ा है, तो है ना, ढाल लेके खड़ा है। तो लासे टेंगाई का काम क्या करता है, संगठनात्मक प्रमुख होता है, यानी कि एक संगठन होता है। अगर गांव में कोई बाहरी आक्रमण हो जाए या शिकार वगैरह करने के लिए जाए तो उसका नेतृत्व जो है यही लोग करते हैं। ये ग्रामीण को बाहरी हमलों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो एक तरह से ये आर्मी का काम करते हैं, हम कह सकते हैं। तो इस तरह से गांव में आर्मी का काम या गांव के सुरक्षा का काम जो है वो लासे टेंगाई को दिया जाता है। अब आते हैं धार्मिक कार्य। धार्मिक कार्य में ठीक है, न्यायिक प्रमुख जो है वो कौन थे, मांझी थे। लेकिन धर्म वगैरह से संबंधित जो काम करेंगे, पूजा पाठ से संबंधित जो काम करेंगे संथालों में, वो नायके कहलाते हैं। गांव के धार्मिक पूजा पाठ को संपन्न कराता है। और ये प्रश्न पूछा भी गया है, धार्मिक अपराधों के मामले में अपना फैसला सुनाता है। मतलब ऐसा कोई अपराध जो धर्म से संबंधित हो तो उस अपराध का फैसला जो है वो कौन सुनाएंगे, तो नायके ही सुनाएंगे। तो याद रखिएगा कि नायके जो है, जैसे उरांव में पहान जो है पूजा पाठ करवाते थे, बैगा पर पूजा पाठ करवाते थे, उसी तरह से संथाल में नायके जो है वो पूजा पाठ करवा रहे हैं। अब आता है कुड़ाम नायके। नायके के बाद सेकंड नंबर में आते हैं कुड़ाम नायके। तो नायके नाम यहाँ पे भी जुटा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये भी पूजा पाठ से संबंधित होंगे, या गांव के बाहर जितने भी देवी देवता हैं उससे पूजा पाठ करते हैं। तो नायके हो गया गांव के अंदर, हम मान के चल सकते हैं, और कुड़ुम नायके जो है गांव की ये सीमा है। तो गांव के बाहर जितने भी देवी देवता है उसका ये क्या करते थे, पूजा पाठ करवाते थे। तो नायके, कुड़ुम नायके, ये संथाल के एक तरह से कह सकते हैं, संथाल जनजाति में पुजारी के तरह थे, पूजा पाठ का काम करते थे। अगला आता है सुसारिया। यहाँ काफी ज्यादा पद आपको मिलेगा दूसरे जितने भी अभी जनजाति हम लोग का शासन व्यवस्था पढ़े हैं उसके तुलना में। ये सभा को सुचारू रूप से चलाता था। यह पद सभी क्षेत्र में नहीं होता था, मतलब कुछ क्षेत्र में ये पद होते थे। जो कि कोई सभा यहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो इस सभा को सुचारू रूप से सही तरीके से चलाया जा सके, उसकी जिम्मेदारी सुसारिया के पास होती है। अब चौकीदार है। चौकीदार मांझी के आदेश से अपराधी व्यक्ति को गिरफ्तार करता था। यह पद पारंपरिक नहीं था। तो इस तरह से यहाँ चौकीदार जो है यहाँ पे बाद में सृजित किया गया। और मांझी अगर कहता है कि कोई जो अपराधी है तो उसको पकड़ के लाओ, तो मांझी तो नहीं जाएगा, जो हेड होता है वो तो नहीं जाएगा, वो एक अधिकारी को भेजेगा। तो किस अधिकारी को भेजता है, तो चौकीदार को भेजता है। जैसे आजकल भी तो चौकीदार के होते हैं ना, पद होते हैं, थाना में जाइए तो चौकीदार मिलेगा। तो इस तरह से अभी हाल फिलहाल में चौकीदार का क्या हुआ था, वैकेंसी भी आया था। हो सकता है आप वहां पे फॉर्म भी भरे होंगे और गए भी होंगे। तो अभी हम लोग बहुत कुछ पढ़े, उसको चलिए समराइज करते हैं। संथाल गांव की शासन व्यवस्था में दिया है। संथाल झारखंड की सबसे बड़ी कृषि करने वाली जनजाति है, जिसकी भाषा संथाली और लिपि ओल चिकी है। इनकी पारंपरिक ग्राम स्तरीय शासन व्यवस्था मांझी परगना व्यवस्था कहलाती है, जो प्रशासनिक, न्यायिक और सामाजिक कार्यों का संचालन करती है। यहाँ मांझी देखते हैं, गांव का प्रशासनिक और न्यायिक प्रधान है जो लगान वसूलता है। इसको असिस्ट करने के लिए मांझी का सहायक होता है जो उसकी अनुपस्थिति में कार्यभार संभालता है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे आता है जोग मांझी। गांव के शादी विवाह संबंधी मामलों और विवादों को निपटाता है जोग मांझी। उसके बाद यहाँ पे प्राणिक जो है वो छूट गया है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नायके जो है पूजा पाठ करवाता है। लासे टेंगाए जो है यहाँ देखिए ये सुरक्षा का काम करता है। और गोड़ाई जो है वो सूचना पहुंचाने का क्या करता है, काम करता है। तो एक स्लाइड में थोड़ा बहुत यहाँ समराइज कर दिया गया है। अब चलिए गाँव
का शासन व्यवस्था तो देख लिए। गांव के शासन व्यवस्था के देखने के बाद अब हम लोग चलते हैं गांव से एक लेवल ऊपर, और उसको हम लोग क्या कहते हैं उसको देखिए। तो देश माझी या मोड़े माझी के नाम से इसको क्या करते हैं जानते हैं। तो देश माझी जो है यहाँ पे क्या करेगा, नेतृत्व करेगा। तो बोलता है कि अलग अलग क्या थे, गांव होते थे। तो अलग अलग गांव जो है वो आपस में मिलके एक समूह बनाते थे, जिसको देश माझी के तौर पे क्या करते थे, जानते थे। तो इस तरह से आपको पूछा जाएगा कि गांव से ऊपर जो प्रशासनिक इकाई होता था संथालों में, उस इकाई को क्या कहते हैं। तो उस इकाई को देश माझी के नाम से जानते थे, जिसमें 5 से 8 गांव के माझियों को देश माझी कहा जाता था। तो इस तरह से यहाँ पे 5 से 8 गांव है, आपस में एक समूह बना लिए, एक और बड़ा इकाई बन गया जिसको देश माझी के नाम से हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। तो याद रखिएगा, गांव में माझी जो होता है वो हेड होता था, और गांव के बाद जो ऊपर लेवल का प्रशासनिक इकाई था वो था देश माझी। तो इस तरह से देश माझी के बारे में अब देखते हैं कि देश माझी में क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी मामला अगर गांव स्तर पे यानी निम्न स्तर पे नहीं निपटता था, तो उस मामले को हम लोग क्या करते थे, ऊपर ट्रांसफर कर देते थे। तो यहाँ पे भी वही होगा कि कोई मामला आया गांव में और गांव में वो मामला नहीं सुलझा, तो वो मामला कहाँ जाएगा, देश माझी में जाएगा। तो जो मामला माझी से नहीं सुलझता था वो देश माझी के पास जाता था। तो इस तरह से देश माझी हो गया। अब देश माझी के बाद आता है परगनायत, मतलब इससे भी एक और ऊंचा लेवल हम लोग चले जाएंगे, जिसको परगनायत के नाम से जानते हैं। तो प्रशासनिक इकाई अगर देखा जाए संथालों में, तो सबसे छोटा प्रशासनिक इकाई हो जाएगा गांव, उससे बड़ा हो जाएगा देश माझी, और उससे ऊपर जाएंगे तो प्राणिक यहाँ परगनायत देखने को मिलेगा। अब परगनायत कैसे बनता है, तो वहां 5 से 8 वगैरह सब दिया था, यहाँ 15 से 20 गांव, यानी गांव का संख्या थोड़ा सा बढ़ जाएगा कि बीच एक परगनायत होता है, मतलब एरिया थोड़ा सा और क्या हो गया, बढ़ गया। अब इसका क्या काम होता है, फिर से आपको पता होगा, गांव का मामला कहा जाता था देश माझी में। देश माझी का मामला, देश माझी में भी अगर कोई मामला ना सुलझे तो वो कहाँ जाएगा, तो वो जाएगा परगनायत में जाएगा। ये गांव के माझियों का प्रधान होता था। तो इस तरह से यहाँ पे गांव का माझी होता था, गांव का हेड होता था देश माझी, और उसका भी हेड जो होता था वो क्या होता था, परगनायत होता था। तो इस तरह से ये संथाल थे। अब यहाँ पे बोलता है जो मामला देश माझी से नहीं सुलझता था वो परगनायत के पास जाता था। तो गांव का मामला कहाँ जाता था, देश माझी। देश माझी में भी नहीं सुलझा तो वो कहाँ जाएगा, परगनायत। यानी कि टॉप लेवल पे हम लोग क्या करते हैं, जाते रहते हैं। अब इससे भी एक बड़ा प्रशासनिक इकाई देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ 4 टियर देखने को मिलता है। सामान्यतः हम लोग 3 टियर में खत्म कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे इस जनजाति में 4 टियर के प्रशासनिक इकाई देखने को मिलेंगे। पहला था गांव, दूसरा था देश माझी, और तीसरा था परगनायत, और चौथा जो आएगा आपका दिशुम परगना आएगा। दिशुम परगना जो होता है, इसका जो हेड होता है उसको भी दिशुम के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसको देश परगना भी कहीं कहीं बोला जाता है। अब दिशुम परगना क्या होते हैं, वही है परगनायत हो गया। बहुत सारे परगनायत है, सबका हेड जो होता है वो क्या होता है, दिशुम परगना। कुछ क्षेत्रों में सभी परगनायतों के ऊपर एक दिशुम परगना होता है। तो कहीं अगर कोई बड़ा क्षेत्र होगा तो बना दिया जाता है, और नहीं तो 3 टियर ही रहता है। तो किसी किसी में 4 टियर भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे भी वही होगा, परगनायत का मामला कहाँ पे जाएगा, दिशुम परगना में। यानी कि अगर इस इकाई में भी मामला का निपटारा ना निकले तो अगला इकाई जो होता है वो क्या होता है, दिशुम परगना। यानी कहने का मतलब सबसे टॉप लेवल का प्रशासनिक इकाई जो है यहाँ पे दिशुम परगना ही होता है। जो मामला परगनायत में नहीं सुलझता है वो दिशुम परगना में के पास जाता है। तो गांव के बाद देश माझी, देश माझी के बाद परगनायत, परगनायत के बाद लास्टली कहाँ जाता है, दिशुम परगना में जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं भगदो प्रजा को छोड़कर शेष सभी पदाधिकारियों को गांव की ओर से जमीन मिली रहती है। तो भगदो प्रजा क्या होता है, गांव के वरिष्ठ लोग होते हैं। तो वो तो सामान्यतः जब कभी बैठक वगैरह होता है उस समय वो लोग जो है आते हैं, जो परमानेंट रूप से हम कह सकते हैं वो लोग जो है अधिकारी नहीं होते हैं, तो उनको जमीन नहीं दिया जाता है। बाकी सभी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं तो उनको क्या किया जाता है, एक जमीन का टुकड़ा दिया जाता है। वो चीज यहाँ पे दिया गया है, ठीक ना। तो इस तरह से ये चीज है। अब आते हैं दंड की ओर। यहाँ पे दंड को भी आपको बताया गया है कि संथालों में किस प्रकार के दंड दिए जाते हैं। सबसे पहला और सबसे हल्का, यानी कि सबसे ना हम कह सकते हैं छोटा दंड का नाम दिया गया था करेला दंड। यहाँ करेला भी दिखा दिया गया है। सबसे हल्के दंड को कहते थे। दंड का राशि उस समय, या हो सकता है ये कम बेसी हो सकता है, 15 से कितना 100 रुपया था, 150 रुपया। तो अभी के लिए तो ये कम ही है, हो सकता है पहले और भी कुछ डिफरेंस रहा होगा। तो
अमाउंट में नहीं जाना है, बस इतना जानना है कि हाँ, करेला दंड जो है सामान्यतः ये एक छोटा दंड के रूप में जाना जाता है। और संथालों का सबसे बड़ा दंड जो होता है वो सामाजिक बहिष्कार, या कोई भी जनजाति में सबसे बड़ा जो दंड होता है वो है सामाजिक बहिष्कार, यानी उसे समाज से बाहर निकाल देना जो अपराध किया हो। सामाजिक बहिष्कार जो है उसको एक नाम भी हम लोग दिए हुए हैं या संथालों में दिया गया है, बिटलाह के नाम से उसको क्या कहते हैं जानते हैं। और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है, जेपीएससी में नहीं पूछा गया, लेकिन जेएसएससी में पूछा गया है। इसमें परगना की अध्यक्षता में लोग किसी परिवार को बिटलाह करते हैं, तो परगना स्तर पे ही अगर ये मामला आया है तो वहां पे बिटलाह का निर्णय ले लिया जाता है, दिशुम परगना तक जाने की भी जरूरी नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ कोई एक क्या है, समूह है, समाज है। अगर समाज से अगर किसी को बाहर निकाल दिया जाए तो उसको हम लोग बिटलाह के नाम से जानते हैं संथाल में। अब फिर से जो पढ़े उसको समराइज करते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा कि गांव है सबसे लोएस्ट में, देश मांझी उससे ऊपर, परगनायत उससे ऊपर, और उसके बाद सबसे टॉप में जो आता है वो दिशुम परगना होता है। तो सर्वोच्च संस्था जो है वो यही है। अगर न्याय दंड और विशेषाधिकार देखा जाए तो करेला दंड सबसे छोटा है, और बिटलाह जो है वर्सेस अगर देखा जाए तो ये सबसे हल्का दंड है, ये सबसे कठोर दंड यहाँ पे। पदाधिकारी को भूमि का अधिकार में हम देखें कि जो भगदो प्रजा है, यानी कि जो केवल बैठकी में भाग वगैरह लेते हैं उनको जमीन नहीं दिया जाता है, बाकी सभी अधिकारियों को क्या दिया जाता है, जमीन दिया जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं ब्रिटिश शासन के बाद संथालों की मांझी परगना व्यवस्था। शासन के बाद नहीं बल्कि शासन के दौरान ही हम यहाँ पे देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के समय क्या हुआ था। तो एक रूल आया था, एक नियम आया था जिसको हम लोग बोलते हैं यूल रूल, संथाल पुलिस रूल्स। भागलपुर के कमिश्नर जॉर्ज यूल के नाम पर ये लागू हुआ था, और लागू हुआ था 29 दिसंबर 1856 में। और ये सवाल भी पूछा गया है, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब इसमें पहली बार इस नियम में कुछ तो नियम होगा ना यूल रूल्स में, तो उस यूल रूल्स में क्या नियम थे वो चीज हम देखते हैं। पहली बार संथालों की सामाजिक व्यवस्था को कानूनी मान्यता दी गई। तो फिर हम आपको इतिहास में ले जाना चाहते हैं और आपको बताते हैं 1855 में क्या होता है। संथाल विद्रोह होता है सिद्धू कानू मुर्मू चांद भैरव के नेतृत्व में। 23 जून वाला दिन आपको याद होगा, ये डेट जो है हूल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो जब ये संथाल विद्रोह शांत होता है तो अंग्रेज चाहते हैं कि फिर से ये विद्रोह ना हो, इसलिए कुछ कुछ अधिकार जो है वहां के लोगों को दिया जाता है। उन्हीं में से एक अधिकार जो था वो था यूल रूल्स के दिया गया के तहत दिया गया अधिकार। अब यहाँ पे क्या अधिकार दिया गया था, पहली बार संथालों की सामाजिक व्यवस्था को कानूनी मान्यता दी गई थी। मतलब संथालों के समाज में जो भी मान्यता था, शासन व्यवस्था अभी जो हम पढ़ रहे हैं, उसको अंग्रेजों के द्वारा क्या दिया गया, मान्यता दिया गया कि ठीक है आपका जो शासन व्यवस्था है उसको मान्यता देते हैं, आप विद्रोह मत कीजिए। ग्रामीण समुदाय के प्रबंध की पूरी जिम्मेदारी मांझियों की दी गई। तो जो गांव का हेड होता था मांझी, उसको गांव का मैनेजमेंट का पूरा काम जो है अंग्रेज दे देते हैं। तो इस तरह से अधिकार थोड़ा बहुत दे देंगे, और अधिकार जब मिलता है तो सामान्यतः विद्रोह जो है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ अधिकार दिया गया। पुलिस और नौकरशाही का हस्तक्षेप कम कर दिया गया। जो पहले बहुत ज्यादा पुलिस का हस्तक्षेप हो जाता था या एडमिनिस्ट्रेटिव का है, नौकरशाही का है हस्तक्षेप होता था, वो हस्तक्षेप को कम करने का प्रयास यहाँ पे किया गया। वो चीज यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद 1872-1886 के सेटलमेंट रेगुलेशन में मांझी परगना प्रथागत अधिकार को ज्यों का त्यों रखा गया। मतलब समय समय पे चेंज किया गया था, बहुत सारे नियम रूल रेगुलेशन आ रहे थे, लेकिन इसमें किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं किया गया। मतलब जो अधिकार इन लोगों को दिया गया था मांझी वगैरह को, वो अधिकार छीना नहीं गया। आगे आता है 1880 का समय। यहाँ पे यूल रूल्स को पुनः शक्ति देने के लिए प्रबंध किया गया। मतलब और इसमें क्या किया गया, थोड़ा सा पावर दिया गया। 1880 में A.W. सार्जेंट का प्रबंध मांझी परगना की सामाजिक पदवी को कानूनी मान्यता दी गई। तो जो सामाजिक पदवी है, समाज में जो अलग अलग मांझी है, घोड़ाइत है, प्रमाणिक है, जो प्रमाणिक है, तो इसको क्या किया गया, एक तरह का कानूनी मान्यता दिया गया। जैसे कि एक तो होता है सामाजिक मान्यता, अब उसको कानूनी मान्यता भी मिल गया, तो वो एक तरह से कानूनी पद हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं। मांझियों को दीवानी, राजस्व वसूली तथा पुलिस का कार्य भी दिया गया। तो ये जो मांझी थे पहले जो परंपरागत रूप से जिसको प्रशासनिक और कह सकते हैं न्यायिक जो भार मिला हुआ था, अब अंग्रेज के काल में राजस्व वसूली का भी भार, टैक्स भी वसूलते थे और पुलिस कार्य भी इसको दिया गया, और दीवानी यानी कि पैसा कौड़ी से संबंधित काम भी यहाँ पे, या है ना, और भी काम दिया होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ के अधिकारियों को अंग्रेज भी थोड़ा थोड़ा क्या किया, अधिकार दिया, ताकि ये लोग जो है विद्रोह ना करें। और इसीलिए आप देखिएगा इसके बाद जो है वो केवल 1857 का जो है हूल विद्रोह के बाद संथाल में एक बड़ा विद्रोह आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा। फिर बिरसा मुंडा का आंदोलन आपको देखने को मिलेगा, जो कि CNT एक्ट उसके बाद आएगा। इस आंदोलन के बाद SPT एक्ट आता है।
तो इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रगणा पुरस्कार फंड स्थापित किया गया। मतलब मांझियों को थोड़ा सा क्या करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए क्या किया गया, प्रगणा पुरस्कार फंड स्थापित किया गया। सफल प्रगणा को पुरस्कृत किया गया और अनुशासनहीन को सजा देना। तो टैक्स ये लोग देते थे ना, तो टैक्स कितना दे रहा है, नहीं दे रहा है, रेगुलर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसके लिए वो पुरस्कृत करते थे। और टैक्स वगैरह नहीं देगा तो उसको क्या करेगा, दंड भी करेगा। 1910 में ग्रामीण पुलिस रेगुलेशन एक्ट आता है, मांझियों को और अधिक जिम्मेदारी सौंपी गई। तो इस तरह से समय समय में इन लोगों का पावर को और भी क्या किया गया, बढ़ाया गया। तो 1910 में भी आया था। सरकार ने बकाया रकम को वसूलने का अधिकार जो है वो इसको दे दिया है, यानी मांझियों को दे दिया। चौकीदार और सरदारों पर निगरानी रखने का भी जो अधिकार है वो मांझियों को दिया गया। तो मांझी का पावर जो है वो बढ़ाया जा रहा था। संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी एक बनता है, जो कि 1937 में यानी कि ब्रिटिश काल में ही बनता है, कि सूचना संख्या 4562 के द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है। इस कमेटी ने भी मांझियों की पदवी को परिवर्तित नहीं किया। मतलब यहाँ पे भी मांझी को जो पावर दिया गया था वो पावर को रहने दिया गया, बोला गया कि इसके पावर को छीना नहीं जाना चाहिए। और कमेटी ने एक रूपता वाली पुलिस प्रशासन की सिफारिश की। मतलब अभी आप देखिएगा कि आप रांची जिला में जाइए या रामगढ़ जिला में जाइए, जो एक रूपता है पुलिस का वो आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो चीज यहाँ देखने को मिलेगा वही चीज आपको वहां पे भी देखने को मिलेगा, काम करने का तरीका वगैरह भी। तो राजस्व प्रशासन को मांझियों के लिए पूर्णतः छोड़ दिया गया। कहने का मतलब है जो भी यहाँ पे टैक्स वगैरह से संबंधित काम है वो मांझियों को दे दिया गया। और ऐसे मामले जो 1000 रुपया के अंदर थे, संथाल कोड के लिए क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। हाँ, 1000 रुपया से अगर ज्यादा का मामला है तो वो जो है कानूनी रूप से कोर्ट वगैरह में जाएगा, लेकिन अगर 1000 से कम है तो वो संथालों का जो अपना शासन व्यवस्था या संथाल का जो अभी हम लोग देखे कि शासन व्यवस्था के तहत वो लोग निर्णय लेते थे, तो संथाल कोर्ट के अंतर्गत क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। फिर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम हम लोगों को जो पढ़ना भी है 1949 को लागू होता है, और इस तरह से मंत्रियों के अधिकार और कर्तव्यों को कानून के द्वारा अनुमोदित किया गया। कहने का मतलब है एक कानून बनाया गया और उसको बताया गया कि मांझी का काम क्या होगा। जो सीएनटी एसपीटी में आप जब पढ़िएगा तो वहां पे आपको बताया गया कि इन लोगों को क्या क्या पावर दिया गया। तो एक कानून के तहत पावर दिया गया। इस कानून के तहत मांझियों की काबिलियत में पुलिस ड्यूटी भी शामिल है, यानी कि यहाँ पे पुलिस पावर भी इस कानून में दिया गया। अभी तक जो पढ़े उसमें दिया गया था संथाल कानूनी विकास का सफर, प्रारंभिक कानूनी ढांचा और सशक्तिकरण 1856 से 1880 दिया। यूल रूल्स आया, दीवानी और पुलिस शक्तियों का विस्तार किया गया 1856 में, फिर 1880 में अतिरिक्त जिम्मेदारी और न्यायिक शक्ति दिया गया। मतलब 1000 रुपया तक का मामला ये लोग खुद सुन सकते थे। एसपीटी एक्ट लाया गया 1856 के बाद। यहाँ पे दिया गया यूल रूल्स ग्रामीण समुदाय का प्रबंधन के दिया गया। 10 में था ग्रामीण पुलिस रेगुलेशन, सरकार का बकाया वसूल करने का अधिकार दिया गया। 1949 में एसपीटी एक्ट आया, यहाँ टी छूट गया है, और पुलिस ड्यूटी और कानूनी कर्तव्य जो है इसमें क्या था, शामिल था। तो इस तरह से आज हम लोग जो है यहाँ पे संथाल परगना के जो संथाल थे उनके शासन व्यवस्था को समझे। अब उम्मीद करते हैं आप इन सवालों का जवाब जो है वो आपको आ गया होगा, और इसका कमेंट आप जरूर कीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप कमेंट करके जरूर जाइए। संथाल के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन होता है? प्रधान, मुस्तंजीद, प्राणिक और यहाँ पे भी पूछा गया था। एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहते हैं? जो ग्राम प्रधान का सहायक होता है उसको क्या कहते हैं? मांझी, प्रमाणिक, नायके और प्रगणय। तो आपको क्वेश्चन से ही यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है कि क्या पूछना चाह रहा है, और उसी के आधार पे 2-3 एग्जाम में क्या किया है, जो अभी हुआ है वहीं पे वो अटके हुए हैं और वहीं पूछ रहे हैं। संथाल गांव में धार्मिक प्रधान कौन होता है, ये आपको बताया गया था। उम्मीद करते हैं ये भी आंसर आप बता लीजिएगा। मांझी प्रगणा शासन व्यवस्था में उप प्रधान को क्या कहते हैं? प्राणिक, जोग मांझी और जोग प्राणिक और गुड़ैत। तो ये जो सवाल है ना प्राणिक, जिसको अभी हम बताए हैं, उससे संबंधित तो आपका पहला और दूसरा भी था, तो वो भी आप है ना इसको क्या कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो ये चीज जो है प्रीवियस ईयर है, और प्रीवियस ईयर को हम बार बार आपको इसलिए रिपीट करवाते हैं और आपको आंसर देने के लिए इसलिए करते हैं क्योंकि थोड़ा सा खुद से भी सोचिए। अगर इसको टेस्ट के फॉर्म में देना चाहते हैं तो आप ऐप में जाकर दे सकते हैं, सारा आंसर आपको वहां पे मिल जाएगा। लेकिन अभी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखने के दौरान आपको अगर सिंसियर होकर देखिएगा तो इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हम बता देते तो आपका दिमाग जो है बिल्कुल काम नहीं करेगा, लेकिन अगर नहीं बता रहे हैं तो थोड़ा तो आपका दिमाग काम करेगा। अगर खुद से सोच नहीं पा रहे हैं इतने लंबे वीडियो देखने के बाद तो फिर तो दिक्कत है। फिर या तो हम समझाने नहीं पा रहे हैं या आप कंसंट्रेट होकर देख नहीं रहे हैं, दोनों में से कोई एक बात हो सकता है। आप निर्णय ले लीजिएगा क्या है। तो उम्मीद करते हैं आप आंसर जरूर दीजिएगा, और अगर नहीं जान रहे हैं
तो कोई बात नहीं है, गूगल में सर्च कीजिएगा तो भी वहाँ आंसर आपको मिल ही जाएगा। और ऐसा कोई बहुत बड़ा यहाँ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो है नहीं जिसका आंसर आप नहीं जानेंगे। बाकी ई बुक वगैरह आपको पढ़ना है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, टेस्ट देना है, अभी जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे चीज को हम वहाँ पे टेस्ट में ऑर्गेनाइज किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ईयर वाइज भी दिए हैं, चैप्टर वाइज भी दिए हैं, तो हर तरीके से आपको हम मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। आप उस जो है तरीके को जो भी हम अपना रहे हैं उसको भी अपनाइए और अपना तैयारी को मजबूत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।